आगे उन दोनों के दिलों से सारी नफरतें और सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और वो दोनों इस रिश्ते को एक मौका देते हैं और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे वो लोग वापस आ जाते हैं तो थाना रावी के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करके बहुत ही खुश हो रहा होता है कि तभी उसकी बहन का उसे कॉल आता है। तो थाना अपनी बहन को बताता है कि वो एक बदले के लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। वो रावी से बहुत प्यार करता है और उसके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता है और मैं रावी के बहुत करीब भी आ चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम अपने बदले को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो जिस तरह मैं बढ़ रहा हूँ। तो देविका जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह बौखला जाती है और कहती है, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप उस औरत की बात में नहीं आ सकते, आप उस औरत के करीब नहीं जा सकते। क्या आप भूल गए कि उस औरत ने आपकी बहन के साथ क्या किया था? तो थाना कहता है, मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन मैं जितने दिन भी रावी के साथ रहा मुझे नहीं लगता कि रावी ने तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया होगा। तो देविका कहती है, भाई आपको अपनी बहन से ज्यादा उस लड़की की बातों पर भरोसा हो रहा है। आपको उस लड़की के साथ मजे करने हैं तो करो, लेकिन आप उस लड़की के साथ अपना बच्चा नहीं करोगे। आप मेरे सारे प्लान पर पानी नहीं फेर सकते। अगर आपने उस लड़की से बदला नहीं लिया तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे कि आपकी वजह से मुझे कुछ हो गया। अगर आपने उस लड़की से मेरा बदला नहीं लिया तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। और देविका थाना को ब्लैकमेल करने लगती है और इस तरह करने लगती है कि बेचारा थाना भी देविका के सामने झुक जाता है और कहता है, ठीक है जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। और थाना ये कहकर कॉल कट कर देता है। इधर देविका को यकीन हो जाता है कि उसका भाई अब उसकी हेल्प नहीं करने वाला, अब उसे ही वहां जाकर रावी से बदला लेना होगा। इसलिए देविका अपनी पूरी पैकिंग करने लगती है कि तभी वहां पर पैच आ जाता है और देविका से पूछता है कि वो ये सब क्या कर रही है। तो देविका उसे कुछ भी नहीं बताती और खूब रोने लगती है, जिस चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आगे पैच को भी पता चल जाता है कि देविका जिस लड़की से बदला लेना चाहती है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बहन रावी है। तो वो ये जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो देविका को समझाने की भी कोशिश करता है कि जैसा वो रावी के बारे में सोच रही है रावी वैसी लड़की नहीं है। तो देविका उसी पर भड़कने लगती है और कहती है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? जब तुम उसे जानते नहीं तो तुम कैसे बता सकते हो कि वो लड़की सही है या गलत? तो पैच देविका की ऐसी हालत देखकर उसे रावी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। पर बेचारा पैच बहुत ही परेशान रहता है क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की उसकी बहन की लाइफ बर्बाद करने के पीछे पड़ी होती है। और बेचारे पैच को समझ में नहीं आता कि वो ये बात किस मुंह से देविका को बताए और वो देविका के दिल से रावी के लिए इस गलतफहमी को कैसे बाहर निकाले। इधर रावी तवान को पढ़ा रही होती है तो तवान अपनी मॉम को कहती है कि मुझे भी एक छोटा भाई और छोटी बहन चाहिए ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। तो रावी ये बात सुनकर शर्मा जाती है कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और अपनी बेटी की इस जिद को सुनकर बेचारा पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि वो भी रावी के साथ अपना बच्चा चाहता है, लेकिन वो अपनी बहन की वजह रावी के साथ अपना परिवार शुरू नहीं कर सकता। आगे रावी भी थाना से बच्चे की बात करती है तो थाना इस बात पर थोड़ा पैनिक कर जाता है और कहता है, अभी हमें बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो रावी कहती है, क्या तुम मेरे साथ अपना बच्चा नहीं चाहते? तो थाना इस बात को टालने के लिए कहता है, मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, वैसे भी हमारे पास तवान है ना, हम उसी के साथ खुश रह लेंगे और बात की बात हम बाद में सोचेंगे। और थाना इस बात को टाल देता है। तो रावी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार थाना उसके साथ अपना बच्चा क्यों नहीं चाहता। और रावी को ये भी लगता है कि थाना अभी भी तवान की मॉम से प्यार करता है जिस वजह से वो उसके साथ अपनी फैमिली की नई शुरुआत नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ मान दालिन को समझाने की कोशिश करता है और उसे कॉल करने की भी कोशिश करता है, पर दालिन उसका कॉल नहीं उठाती, उल्टा उसे ब्लॉक मार देती है। तो बेचारा मान पूरी तरह परेशान हो जाता है कि वो दालिन को समझाए तो समझाए कैसे कि उसने कभी भी उसका फायदा नहीं उठाया। उसने दूसरी तरफ मान फिर से एक प्रोजेक्ट को लेकर थाना से हार जाता है और उसे मुंह की खानी पड़ती है, पर बेचारा हार नहीं मानता और वो दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर थाना को हराने की कोशिश करता है। और इन सब में वो रिसा का इस्तेमाल करता है उसके करीब जाकर और उसे ऐसा एहसास दिलाता है कि वो भी उससे प्यार करता है। और रिसा इतनी बड़ी बेवकूफ होती है कि वो ये मान के जाल में फंस भी जाती है। आगे प्रिंग को पता चलता है कि ये मान रावी को छोड़कर किसी और लड़की पर लाइन मार रहा है और उसके करीब जा रहा है। तो प्रिंग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रिसा को खूब मारती है, वो भी ये मान के सामने। तो ये मान प्रिंग को रोकने की कोशिश करता है पर प्रिंग नहीं रुकती और रिसा को खूब मारती है। तो बेचारी रिसा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और ये मान प्रिंग को खींचकर घर लेकर जाता है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी लाइफ से दूर रहो, जिस तरह मैं तुम्हारी लाइफ
लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता तो तुम कौन होती हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। तो प्रियंक कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैंने तुम्हें छूट इसलिए दी थी ताकि तुम रावी को पटा सको और उन दोनों का डाइवोर्स हो जाए और मैं थाना को अपना बना सकूं। लेकिन यहाँ पर तुम तो किसी और ही लड़की पर लाइन मार रहे हो और उसके साथ गुलछरे उड़ा रहे हो, जो मैं होने नहीं दूंगी क्योंकि अब भी मैं तुम्हारी लीगली वाइफ हूँ। तो येमान कहता है तुम जबरदस्ती की वाइफ हो और तुम्हारे अंदर कोई भी वाइफ वाले गुण नहीं है। आखिरकार तुम में ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं। और यहाँ पर दोनों में जमकर लड़ाई हो जाती है। तो येमान प्रियंक को अपने घर से बाहर निकाल देता है जाती है। तो प्रियंक इस मौके का फायदा उठाकर सीधा थाना के घर टपक पड़ती है, एक मासूम बेचारी औरत बनकर जिस पर उसके पति ने खूब अत्याचार किया होता है। जब रावी और थाना उसे ऐसी हालत में देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो प्रियंक भी उन लोगों के सामने ऐसी नौटंकी करती है कि जैसे उसके पति ने उसे खूब मारा है और वो अपने मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके मायके में इस बारे में कुछ भी पता चले और उसकी बदनामी हो। इसलिए प्रियंक उन लोगों के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है कि आज रात मुझे यहीं पर रहने दे दो। तो रावी प्रियंक पर तरस खाकर उसे यहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है। आगे थाना रावी से पूछता है तुम तो प्रियंक से नफरत करती हो ना, फिर तुमने उसे यहाँ पर रहने की परमिशन कैसे दे दी। तो रावी कहती है चाहे मैं उसे कितनी भी नफरत करूँ लेकिन मैं एक औरत हूँ और मैं इस तरह उसे बाहर नहीं छोड़ सकती। वैसे भी वो मेरी रिश्तेदार है और उसकी हेल्प करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने प्रियंक की हेल्प की। तो थाना ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। इधर प्रियंक रावी की इस बेवकूफी पर बहुत ही हंस रही होती है और कहती है रावी तुमने मुझे इस घर में रहने की परमिशन देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने मुझे यहाँ पर एक रात रुकने के लिए कहा है ना, अब मैं पूरी जिंदगी यहीं पर रहूंगी और तुम्हारा पत्ता साफ करके तुम्हें इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालूंगी। और प्रियंक अपने इस काम में लग जाती है। इधर ये मान रिसा के पास जाता है और अपनी वाइफ की तरफ से उससे माफी मांगता है और कहता है रिसा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो फिर तुम मुझसे दूरी क्यों बना रही हो। तो रिसा कहती है ये गलत है, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, अगर मैंने तुम्हारे साथ अफेयर किया तो लोग मुझे गंदी गंदी बातें कहेंगे और क्या क्या नहीं कहकर बुलाएंगे। तो येमान कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी इस तरह के सिचुएशन को फेस करने नहीं दूंगा। मैं अभी बिजनेस की वजह से कुछ टेंशन में हूँ, जैसे ही मेरे बिजनेस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे वैसे ही मैं प्रियंक को डाइवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद हम दोनों हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। तो रिसा येमान के इस बहकावे में आ जाती है और वो दोनों एक साथ एक रात बिता लेते हैं। आगे प्रियंक थाना को पाने के लिए एक और प्लान बनाती है। थाना का अटेंशन पाने के लिए वो बर्फ वाली पानी में नहाती है और प्रियंक अपने इस प्लान पर पूरी तरह काम करती है। और प्रियंक अपनी तबीयत खराब करके थाना को कॉल करती है और उसे मेडिसिन के बहाने अपने रूम में बुलाती है और वो इसी मौके का फायदा उठाकर थाना के करीब जाने की कोशिश करती है और उसे किस भी कर लेती है कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और थाना को ये सब करते हुए देख लेती है। तो रावी का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो थाना रावी को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा उसने देखा उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो रावी कहती है तुम कोई महान नहीं हो, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। मैंने एक सोचा था कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी क्योंकि तुम उन मर्दों के जैसे नहीं हो, लेकिन तुम भी उन मर्दों की तरह निकले जो औरत की साजिशों में फंस जाते हैं। तो थाना रावी को समझाने की कोशिश करता है कि वो उस टाइप का मर्द नहीं है, वो सिर्फ उससे प्यार करता है। उसने प्रियंक के बारे में कभी भी ऐसा वैसा नहीं सोचा, लेकिन रावी उसके किसी बात का भरोसा नहीं करती और यहाँ पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। अगली सुबह दालिन को जब अपने भैया भाभी के लड़ाई के बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई को बताती है कि प्रियंक वैसी लड़की नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचता है। प्रियंक ने जानबूझकर कल रात बीमारी का नाटक किया और उसने जानबूझकर उसे अपने कमरे में बुलाया ताकि वो उसके साथ रात गुजार सके। तो थाना जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी उधर से प्रियंक आती है और अपनी गलती की माफी मांगती है। तो दालिन भी प्रियंक को सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती और कहती है तुम यहाँ पर एक रात के लिए रहने के लिए आई थी ना, तो तुम्हारी रात कंप्लीट हो गई और तुम्हें देखकर भी लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी लड़की की वजह से मेरे भैया और भाभी के बीच में लड़ाई हो। और दालिन प्रियंक को उसकी असली जगह दिखाकर उसे वहाँ से भगा देती है। इधर रावी जैन को कल रात की पूरी बात बताती है तो जैन कहती है मुझे लगता है कि थाना की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें पता ही है ना प्रियंक कैसी लड़की है, उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुम्हारे और थाना के बीच लड़ाई हो जाए। तुम थाना के साथ इतने दिन रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि थाना किस टाइप का लड़का है। तो रावी को भी प्रियंक की सारी चाल समझ में आ जाती है और वो थाना से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। अगले सुबह ये मान रिसा के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही टेंशन में है और अगर ये प्रोजेक्ट उसे नहीं मिला तो उसके पापा उसके साथ क्या करेंगे वो सोच भी नहीं सकता। तो रिसा ये मान को इस तरह टेंशन में देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। आगे ऑफिस में थाना इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी रिसा पर छोड़ देता है और कहता है हमने इस प्रोजेक्ट में बहुत ही मेहनत की है और मुझे पूरा यकीन
है कि ये प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा। और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रिसा उस प्रोजेक्ट को लेकर दुगमुग में रहती है कि वो अपनी कंपनी से धोखा करके येमान की हेल्प करे या ना करे, लेकिन लास्ट में वो दिल के हाथों मजबूर होकर येमान की हेल्प कर देती है और उस डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर लेती है। दूसरी तरफ रावी अपने पति से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है, पर थाना ऑफिस में नहीं होता क्योंकि वो साइट पर गया होता है। तो रावी कहती है मैं थाना के ऑफिस में जाकर थाना का इंतजार करती हूँ, तुम अपना काम करो। और रावी थाना के ऑफिस में जाकर थाना का इंतजार करती है, लेकिन जब वहाँ जाकर वो अपनी और थाना की फोटो एक साथ देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है कि थाना ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, वो सच में उससे बहुत प्यार करता है। आगे रावी घर आती है तो वो देखती है कि प्रिंग अभी तक वहाँ से नहीं गई है। तो रावी प्रिंग के पास जाती है और कहती है तुम यहाँ से क्यों नहीं गई हो। तो प्रिंग यहाँ पर अपनी बीमारी का नाटक करने लगती है कि उसकी तबीयत अभी भी खराब है। तो रावी कहती है तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत खराब है, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और मेरे घर से दफा हो जाओ। अगर तुम प्यार से नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। और रावी प्रिंग को अपने घर से दफा कर देती है। आगे थाना रावी के पास आता है और उससे कल रात की माफी मांगता है। तो रावी कहती है मैंने भी कल रात को ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। तो थाना कहता है इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तो रावी कहती है मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मुझ पर भरोसा करोगे और कभी भी मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। तो थाना उसे प्रॉमिस कर देता है और यहाँ पर ये दोनों फिर से एक हसीन रात बिताते हैं। अगली सुबह ऑफिस में थाना और येमान जिस प्रोजेक्ट को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट येमान को मिल जाती है। तो थाना ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने पूरी मेहनत की होती है और उसे पता होता है कि ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलने वाली है। तो फिर ये प्रोजेक्ट येमान के पास कैसे चली गई। इधर येमान इस प्रोजेक्ट की जीत की खुशी में बहुत ही शो ऑफ करता है। तो थाना को यहाँ पर दाल में कुछ काला लगता है तो वो इस बारे में पता लगाता है। तो उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे जिस वजह से ये प्रोजेक्ट येमान को मिली है। तो थाना सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है तो उसे पता चलता है जिस दिन इस डॉक्यूमेंट्स की चोरी हुई थी उस दिन रावी उसके ऑफिस आई थी और शायद रावी ने ही इस प्रोजेक्ट को येमान को सौंपा है और थाना को रावी पर शक होने लगता है। तो रिसा भी अपनी करतूत को छुपाने के लिए सारा इल्जाम रावी पर लगा देती है। तो थाना को फिर भी यकीन नहीं होता कि रावी ऐसा कुछ कर सकती है। तो वो माइक को ऑर्डर देता है कि वो रावी की जासूसी करे कि वो किससे मिलती है, क्या करती है, वो सब कुछ पता लगाकर उसे बताए। दूसरी तरफ प्रिंग को समझ में नहीं आता कि वो थाना को दोबारा हासिल कैसे करे और वो बार में जाकर खूब ड्रिंक करती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात माइक से हो जाती है। तो प्रिंग माइक को एक जरिया बनाती है थाना को पाने के लिए और प्रिंग माइक के साथ प्यार करने का नाटक करती है और उसके साथ एक हसीन रात बिताती है और माइक भी प्रिंग की जाल में फंस जाता है। इधर मान दालिन को कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करता है पर उसका कोई भी पैतरा काम नहीं करता। तो वो रावी को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और मान रावी को अपने और दालिन के रिश्ते के बारे में बता देता है। तो रावी कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और रावी दालिन को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है और उसे एक्सीडेंटली ही दालिन से मिलवाने की कोशिश करती है। तो दालिन जैसे ही मान को देखती है तो उसका गुस्सा उस पर फूट जाता है और कहती है तुमने बहुत फायदा उठा लिया मेरा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना फायदा उठाने नहीं दूंगी, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में होगी कि दोबारा मेरे सामने कभी भी मत आना। और दालिन मान को ही डांट कर वहाँ से चली जाती है और बेचारा मान अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं कर पाता। आगे प्रिंग येमान को कॉल करती है और कहती है अगर तुम्हें रावी चाहिए तो मेरे साथ हाथ मिला लो, मेरे साथ हाथ मिलाने के बाद तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम्हें तुम्हारी रावी मिल जाएगी और मुझे मेरा थाना। तो येमान प्रिंग के साथ हाथ मिला लेता है।